गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। उन्नाव के समाजवादी पार्टी नेता पर एक महिला ने अपनी बेटी को किडनैप करने का आरोप लगाया है। परेशान महिला ने लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूद गई। महिला का आरोप है कि एसपी नेता राजौल सिंह ने उनकी बेटी को 2 महीने से किडनैप करके रखा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसी समाजवादी पार्टी की समाज के प्रति असंवेदनशीलता बताते हुए ट्वीट किया है। इसे समाजवाद का नया मॉडल बता करके तंज भी कसा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। हमारी लड़की पूंजा को राजौल सिंह उर्फ अरुण सिंह सनाब फतेह बहादुर सिंह पूर्व मंत्री का लड़का है और उन्होंने हमारी लड़की को अगवा कर लिया है। आज 50 दिन हो गए हमारी लड़की को कोई नहीं खोजबीन हो रही है। एसपी साहब के पास गया हूँ 5 बार, सीओ साहब के पास गया 5-6 बार, डीएम साहब के पास 3-4 बार गया, ग्राम प्रधान से कहा, विधायक पंकज गुप्ता से कहा 3-4 बार, लेकिन जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली में एक 22 वर्षीय युवती के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में संदेही आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। तो समाजवाद का समाज के प्रति असंवेदनशीलता तो देखिए। सपा नेता के पुत्र राजौल सिंह ने बेटी को बंधक बनाया हुआ है। न्याय के लिए मां जब सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश जी से मिलने के लिए आई तो अखिलेश ने पीड़िता की मां से मिलने के बजाय उन्हें घसीट करके वहां से हटवा दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में सिवाल खास से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। मेरठ के छुरू गांव में मनिंदर के एक काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव का आरोप लगा है आरएलडी कार्यकर्ताओं पर। जाट बाहुल इलाके में ग्रामीणों की भीड़ ने प्रत्याशी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया, जिसकी वजह से 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ में शामिल लोगों के पास राष्ट्रीय लोक दल के झंडे थे और इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। छुर ग्राम के ये सरदना थाना क्षेत्र में पड़ता है और विधानसभा सिवाल खास है। इसमें जो प्रत्याशी हैं उनकी कुछ गाड़ियां जा रही थी छुर ग्राम से, तो गांव के कुछ लोगों के द्वारा दूसरे पार्टी के झंडे दिखाए गए और पथराव करने का भी वीडियो सामने आया है। इनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी जो गांव के कुछ लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करके जो वहाँ पे भीड़ जमा थी, उसके तहत पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और चलिए कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में बीजेपी के 50 लाख सदस्य से नमो ऐप पर संवाद करेंगे और इसी साल के आखिरी में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। गुजरात में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में बड़ा वर्चुअल कार्यक्रम है। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 50 लाख बीजेपी सदस्यों से संवाद करेंगे, जिसमें राज्य के 5 कमेटियों के सदस्य भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद समेत सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव का औपचारिक आगाज होगा। बीजेपी ने आज के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। गुजरात बीजेपी के प्रमुख सीआर पाटिल ने राज्य के 579 मंडल के 40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल चर्चा कर चुके हैं। लगातार गुजरात बीजेपी के नेता अलग अलग विधानसभा इलाके का दौरा कर जनता से संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ सकती है और इसे लेकर के दिल्ली में सुबह करीब 11:45 पर पार्टी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक भी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और गठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है, एक समीकरण देखे जा रहे हैं, लिहाजा बैठकों का दौर जारी है। आज फिर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। पार्टी मुख्यालय में
11:15 बजे से ये बैठक होगी। इससे पहले भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। रविवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। करीब 2.5 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा भी की थी, लेकिन सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे और तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे तो हरक सिंह रावत की बहू अनिकृति रावत लैंसडाउन से चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेंगी। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार रात जारी की गई इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत का मुकाबला बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट से होगा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हरक सिंह रावत को मैदान में नहीं उतारा गया है, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनकी बहू अनुकृति गुसाई को टिकट दिया गया है। हालांकि रामनगर सीट से सबसे बड़े दावेदार रणजीत सिंह रावत को कांग्रेस सल्ट सीट पर शिफ्ट होने के लिए मना रही है। सल्ट समेत 6 सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, यानी 6 सीटों पर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। इसके अलावा देहरादून की कैंट सीट पर कांग्रेस ने फिर से सूर्यकांत धस्माना को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, वहीं नतीजे 10 मार्च को आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही है। और यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सोनिया, राहुल और प्रियंका इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी भी वर्चुअली शामिल होंगे। प्रदेश के करीब 100 सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। यूपी में किस तरह से पार्टी को हाशिए से निकालकर मुख्य मुकाबले में लाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी समेत पार्टी लगातार मंथन कर रही है। बीते 1 साल में यूपी में हुई हर बड़ी घटना पर प्रियंका गांधी ने जमीन पर उतरकर योगी सरकार को घेरा है। योगी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। खासकर यूपी में महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रियंका ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के जरिए भी महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और आखिर में 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान किया जाएगा। नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। और अगली रिपोर्ट भोपाल से है। भोपाल शहर में अवैध मस्जिद और मज़ारों के निर्माण को लेकर के बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुखर हो गई हैं। उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि सड़कों के बीच में मज़ार आखिर कैसे बनी। पूरी खबर 1 मिनट में। भोपाल शहर में अवैध मस्जिदों और मज़ारों के निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुखर है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारियों को किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन शहर के विकास से किसी तरह समझौता नहीं होना चाहिए। चल रहा है वहाँ आप हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे तो क्या नहीं, इसका क्या अर्थ है कि आदमी पैदल नहीं चले? तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। वो बहुत पुराना देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया उस स्थान। प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारियों से कहा कि फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया, लेकिन बीच में मजार कहां से आ गई? वीआईपी रोड पर बनी मजार यातायात में बाधा पहुंचा रही है। सबकी अपनी धार्मिक भावना होती है, लेकिन उनके लिए कोई उचित स्थान हो, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और चुनावी मौसम में नेताओं पर हमला होना भी शुरू हो चुका है। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया। आरोप आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। मेरठ में सोमवार शाम बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है।
मनिंदरपाल के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव का आरोप आरएलडी कार्यकर्ताओं पर लगा है। जाट बहुल इलाके में ग्रामीणों की भीड़ ने प्रत्याशी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किए, जिसकी वजह से 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल लोगों के पास राष्ट्रीय लोकदल के झंडे थे। इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी मनिंदरपाल सिंह सिवालखास विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट से बीजेपी के नेता चौधरी जितेंद्र सतवाई विधायक हैं। पार्टी ने यहां से उनका टिकट काटकर जाट बिरादरी के ही मनिंदरपाल को दिया है। बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पे हमले और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। और रेलवे परीक्षा परिणाम से नाराज छात्रों ने पटना रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा किया, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार में रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों से गुस्साए अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया। नतीजे सामने आने के बाद नाराज छात्रों ने घंटों ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। काफी मशक्कत के बाद भी जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पटना के राजेंद्र नगर पर जमा रेलवे की परीक्षा में असफल छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरआरबी ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके नतीजों में बोर्ड ने कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया। कई ट्रेनें तो रद्द भी करनी पड़ी और कई रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी हुई। सोमवार दोपहर के बाद से ही राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के अभ्यर्थी जुटना शुरू हो गए थे और नतीजों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। इसी बीच रेलवे के अधिकारी भी आक्रोशित अभ्यर्थियों को रेलवे ट्रैक खाली करने की गुहार लगाते रहे, मगर सैकड़ों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थी स्टेशन खाली करने को तैयार नहीं थे और पूरी तरीके से राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया था। और अगली खबर बिहार से। बिहार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 14 करोड़ के सोने डकैती कांड मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के कदमकुआ के बाकरंगगंज में एक ज्वेलर्स में हुए 14 करोड़ के सोना डकैती कांड में पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 और लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना के बाद एक लुटेरे को जहानाबाद के साधु को उसी समय भीड़ ने पकड़ लिया था। गिरफ्तार लुटेरों में सिरपतपुर का आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, रामकृष्णा नगर का सोनू कुमार, जहानाबाद का राजू केवट उर्फ राज उर्फ रवि और नया टोला जहानाबाद का नितेश कुमार शामिल है। ये सभी पेशेवर लुटेरे हैं। पुलिस ने डकैती कांड में लूटे गए 35 किलो सोने में से 9 किलो सोने के जेवर और 14 लाख नकदी में से 4,32,900 रुपए बरामद करने के साथ ही ज्वेलर्स से लूटे गए 4 मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। बिहार में सोने की यह सबसे बड़ी डकैती मानी जा रही है। इसको लेकर पुलिस महकमे की नींद उड़ी थी। और खबरों में आगे बढ़ने की बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। देश में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार एक्टिव है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 9 राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इसी सिलसिले में कोरोना की स्थिति पर मंथन करेंगे। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में कभी कमी तो कभी तेजी देखी जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में 3,06,000 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो कि रविवार की तुलना में 27,669 कम हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 439 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 17.78% है। इसी बीच कोरोना महामारी के संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। ये राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़। मंडाविया सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर मंथन करेंगे। इससे पहले कल मनसुख मंडाविया ने नई CGHS वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इससे 40 लाख से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और टेली परामर्श सुविधा तक पहुंच आसान होगी। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 162.26 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोरोना की लहर पीक पर आ चुकी है। लगातार दूसरे हफ्ते कोरोना की आर वैल्यू में गिरावट आ रही है। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, तो मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर अब भी हालात काबू में है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 11.79% हो गया है, जो कि एक दिन पहले 13% था। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 5,760 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 30 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 11.79% हो गया है, जो कि एक दिन पहले 13% था। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 5,760 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 30 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है।
दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 लोगों को वायरस ने संक्रमित किया था। उसके बाद से केस घट रहे हैं। 27 जनवरी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की अहम बैठक होगी, जिसमें पाबंदियों में कुछ छूट पर विचार हो सकता है। उधर मुंबई में कोरोना की रफ्तार काबू में आती दिख रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,857 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में रिकवरी रेट 96% हो गया है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच मुंबई में 24 जनवरी से पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। माता पिता की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सिस्टम से चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा राजपथ और उसके आसपास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए हैं। कोई भी अपराधी, आतंकी या फिर संदिग्ध इस कैमरे की नजर से बच नहीं सकता। कैमरा तुरंत उसकी पहचान करके कंट्रोल रूम की इसकी जानकारी दे देगी। सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों का डाटाबेस है। 3 कंट्रोल रूम से करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे राजपथ पर नजरें टिकाई हैं। राजधानी दिल्ली 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तैयार हैं दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां। समारोह स्थल पर आने के लिए 6 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जिनको इस तरीके के 30 ब्रिजेस से जोड़ा गया है और इन ब्रिजेस पर आने वाले लोगों की पहचान के लिए एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया, यानी कि FRS सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अगर कोई भी संदिग्ध यहाँ से होकर गुजरता है, जो कैमरा आपको दिख रहा है उस कैमरे में उसकी फोटो आ जाएगी और यहाँ बैठे पुलिस के जवान उसको तुरंत कैच कर सकते हैं। और दिल्ली NCR में बारिश के थमते ही सर्दी का जो कहर है वो भी शुरू हो चुका है। और मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो दिल्ली में अगले 3 दिन तक सर्दी से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली। दिल्ली NCR में बारिश के थमते ही एक बार फिर से सर्दी का कहर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 3 दिनों तक कोल्ड डे रहने का अनुमान है, जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 से कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज होता है, तब ठंडे दिन की घोषणा की जाती है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी महीने में जमकर बारिश हुई है। बारिश ने दिल्ली में पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की वजह से दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। इस हफ्ते के अंत तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन भी काफी खतरनाक स्तर पर है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बर्फबारी के आसार हैं। सर्दी और कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तकरार सतह पर आ गई है। दोनों के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कड़वाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। भोपाल में किसानों के साथ धरने में दौरान बताए जा रहे इस वीडियो में दिग्विजय सिंह बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी आपके थ्रू समय मांगे हम लोग। तो जवाब में कमलनाथ कहते हैं, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन आपको बता रहे जिसमें कहा गया है जवाब में कि दैट इज ट्रू। वीडियो 21 जनवरी का बताया जा रहा है, जब सीएम से मिलने के लिए दिग्विजय किसानों के साथ धरने पर बैठे थे और कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए थे। 4 दिन बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। 4 दिन बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई। 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। मिले और काम चल रहा है। अब मुख्यमंत्री बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक दूसरे को घेरने के लिए राजनीतिक दल किसी भी हद तक पहुंच रहे हैं। अब यूपी चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। पहले अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को बताया, तो बीजेपी सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है। मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव में आम मुद्दे गायब हो चुके हैं और बहस हो रही है पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। अब भारतीय जनता पार्टी का बेचारापन देखिए कि 5 साल का काम नहीं गिना पा रही है।
महंगाई, रोजगार, शिक्षा, विकास, महिला सुरक्षा, और किसानों की परेशानी। ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीछे रह गए हैं और नई चर्चा शुरू हो गई है पाकिस्तान को लेकर, जिन्ना को लेकर, चीन को लेकर, और इस सियासी युद्ध में आमने सामने है समाजवादी पार्टी और बीजेपी। चीन हमारा असली दुश्मन है जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया, बीजेपी इसे पॉलिटिकल पिच पर लेकर पूरी समाजवादी पार्टी को घेरने में जुट गई। संबित पात्रा ने इसे बड़ा मौका समझा, पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है जिसे आधार बनाकर राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सियासी दलों के लिए आम मुद्दे हवा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताओं को मालूम है कि ऐसे मुद्दे वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सबसे आसान है। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन? दोनों पार्टियों को पता है कि ऐसे बयानों का क्या असर पड़ेगा और चुनाव के दिनों में इसका असर किस तरह से पड़ता है। बावजूद इसके ना तो अखिलेश यादव मान रहे हैं, ना बीजेपी मानने को तैयार है। खासकर पश्चिमी यूपी को ध्रुवीकरण का प्रयोगशाला माना जाता है। इस बार भी पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर ही वोटिंग होनी है। ऐसे में राजनीतिक दल तीर पर तीर दागे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एजेंडा सेट करना चाहती, लेकिन ये चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है विकास के मुद्दे पे होगा। यहाँ पे किस तरह से बेरोजगारी में लोगों की लाठियाँ खाई हैं, किस तरह कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हैं, कैसे यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी पे चुनाव होगा। जो 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर ध्रुवीकरण का असर। पिछले चुनाव में भी पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर ध्रुवीकरण का असर दिखा। 2014, 17 और 19 में भी ध्रुवीकरण का असर दिखा है। और अब जब 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, ऐसे में फिर से ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश के लिए सियासी दल एक दूसरे को पाकिस्तान और जिन्ना के बहाने घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।